हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे चीन के साथ डिसएंगेजमेंट की बात तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी चीन का कोई भरोसा नहीं। इसके लिए लद्दाख में सुरक्षा बलों ने पर्यावरण मंत्रालय से बहुत बड़ी मंजूरी मांग ली है। दोस्तों बताएंगे क्या है उनकी मांग, तो वहीं बताएंगे शेख हसीना की अवामी लीग ने किया रैली का ऐलान, तो अंतरिम सरकार ने इसकी नहीं दी इजाजत। क्या कहा, इजाजत न देने को लेकर, तो वहीं बताएंगे ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की कवायद कर दी शुरू। सबसे पहला कदम किसके लिए उठाया है दोस्तों, और लगे हाथ तो आपको बताएंगे भारत के पिनाका की दुनिया दीवानी आर्मेनिया के बाद अब ये देश भी कतार में खड़ा है। जी हाँ, रेंज बढ़ाने पर काम जारी। बताएंगे वो कौन सा देश है जो आर्मेनिया के बाद भारत की मिसाइलें खरीदने को तैयार है। तो सारी खबरें विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि चीन जैसे दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां लद्दाख में गोला बारूद और हथियारों का एक और स्टोरेज चाहते हैं सुरक्षा बल। पर्यावरण मंत्रालय से मांगी मंजूरी। जी हां, रक्षा मंत्रालय लद्दाख में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए और गोला बारूद रखने की जगह बनाने की तैयारी कर रहा है। अखबार ईटी को मिली जानकारी के मुताबिक इससे सैन्य यूनिट्स को ऑपरेशनल तैनाती के दौरान गोला बारूद की उपलब्धता बेहतर होगी। ये प्लान खास तौर पर पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों के लिए बनाया जा रहा है जो चीन की सीमा से सटे हैं। इन इलाकों में गलवान घाटी भी शामिल है, जहां 2020 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। जी हां, अखबार रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में गोला बारूद स्टोरेज और जगह बढ़ाने के अलावा सुरक्षा बलों ने लुकुंग में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए भी अहम प्रस्ताव भेजे हैं। दोस्तों वाकई में चीन का कोई भरोसा नहीं है, और इसीलिए हमारी भारतीय सेना डिसएंगेजमेंट के बावजूद भी अपने आप को सिक्योर करने के और भारत को सिक्योर करने के बड़े कदम उठा रही है। ऐसे में अगर आप भी सराहना करते हैं भारतीय सेना के इस कदम की, तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो दबा दीजिएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। नेक्स्ट खबर बता दें, जम्मू कश्मीर के सोपोर में रात सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़ जिसमें एक आतंकवादी भी हुआ ढेर। जी हां, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। ये मुठभेड़ सोपोर के रामपोरा इलाके में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में एक विशेष जानकारी के आधार पर संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके इस मुठभेड़ की पुष्टि की है और कहा है कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के साथ गोलीबारी हुई। हालांकि ऑपरेशन के परिणाम और आतंकवादी की पहचान के बारे में और विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है। जी हाँ, ये घटना शुक्रवार को हुए एक ऑपरेशन के ठीक बाद हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। साथ ही साथ बता दें, नेक्स्ट खबर, हसीना की अवामी लीग ने किया रैली का ऐलान, तो अंतरिम सरकार ने कहा फांसीवादियों को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। जी हां, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने ढाका में मौजूदा सरकार के खिलाफ रैली करने का आह्वान किया, तो अंतरिम सरकार भड़क उठी। मौजूदा सरकार ने अवामी लीग को फांसीवादी करार देते हुए बांग्लादेश में रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने कहा कि अब दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को रविवार को प्रस्तावित रैली का आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि अंतरिम सरकार देश में किसी भी तरह की हिंसा या कानून व्यवस्था को भंग करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी। जी हां, यूनुस ने कहा कि अवामी लीग पार्टी अपने मौजूदा स्वरूप में एक फांसीवादी पार्टी है। किसी भी सूरत में इस फांसीवादी पार्टी को बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी हां, और दोस्तों जब से यूनुस की सरकार बनी है, यूनुस प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनके जितने भी फैसले रहे हैं दोस्तों, वो शेख हसीना के खिलाफ ही रहे हैं। वहीं आपको बता दें, ट्रंप ने रशिया यूक्रेन जंग रुकवाने की कवायद कर दी शुरू। एलोन मस्क को सौंपी जिम्मेदारी, दोनों ने मिलकर बढ़ाया जेलेंस्की का हौसला। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जो अब शपथ लेने वाले हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद, उन्होंने अपने कार्यकाल के प्रारंभ में ही रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की योजना बनानी शुरू कर दी है। ट्रंप ने इस महत्वपूर्ण मसले को सुलझाने के लिए किसी विदेश नीति विशेषज्ञ को नहीं, बल्कि अपने करीबी सहयोगी एलोन मस्क को जिम्मेदारी सौंपी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व में स्पष्ट कर दिया था कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद युद्ध प्रारंभ नहीं करेंगे, बल्कि उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी प्रशासन में एलोन मस्क की अहम भूमिका होगी। हाल ही में ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से बातचीत की, जिसमें एलोन मस्क भी शामिल थे। वो बातचीत न्यूज पोर्टल एक्सियोस द्वारा रिपोर्ट की गई। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क साथ में जेलेंस्की के बीच लगभग आधे घंटे तक चली इस फोन वार्ता में
जेलेंस्की ने ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने की बात की। हालांकि ट्रंप ने इस पर ज्यादा जानकारी नहीं दी। बातचीत के दौरान एलन मस्क ने जेलेंस्की को यह भरोसा दिलाया कि वो स्टार लिंक सैटेलाइट्स के माध्यम से यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। वहीं बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने भी कह दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कॉल करेंगे तो वो फोन जरूर उठाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें अभी तक व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन माना यह जा रहा है जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप आगे से कॉल करेंगे तो उनके कॉल को उठाया जरूर जाएगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या डोनाल्ड ट्रंप रशिया यानी पुतिन और जेलेंस्की के बीच में युद्ध समाप्त करवा पाएंगे? तो वहीं बता दें, क्या नाटो से बाहर आएगा ट्रंप का अमेरिका? आखिर क्यों डरा हुआ है हथियार दिखाकर रशिया को धमकाने वाला यूरोप? अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से ही नाटो के भविष्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों को आशंका है कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका नाटो से अलग हो सकता है। ये शंका इसलिए भी की जा रही है क्योंकि अपने कार्यकाल यानी पहले कार्यकाल में ट्रंप ने नाटो के खिलाफ कई फैसले लिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने नाटो सदस्य देशों को उनके मुंह पर धमकाया भी था। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐसे संकेत दिए हैं कि नाटो को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की नहीं है। ऐसे में सहयोगी देश को डर है कि कहीं रशिया के खिलाफ उनकी की गई मेहनत पर पानी ना फिर जाए। जी हाँ, ट्रंप के इन्हीं बयानों के कारण एक साल पहले अमेरिका ने कानून बनाया था कि जब तक अमेरिकी कांग्रेस मंजूरी नहीं देती तब तक उनका देश नाटो को छोड़ नहीं सकता। साथ ही साथ बता दें, भारत के पिनाका की दुनिया दीवानी आर्मेनिया के बाद अब ये देश भी कतार में जी हाँ रेंज बढ़ाने पर काम जारी। बता दें, भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की मांग बढ़ती जा रही है। आर्मेनिया के बाद अब दक्षिण अमेरिका के 2 देशों ने पिनाका की खरीद में रुचि दिखाई है। ऐसी संभावना है कि जल्द ही इन देशों को पिनाका की सप्लाई का रास्ता भी साफ हो सकता है। जी हाँ, भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का फ्रांस भी मूल्यांकन कर रहा है। अगर मूल्यांकन सफल रहा है तो हो सकता है कि फ्रांस भी सीमित संख्या में खरीदारी करे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बोले तो डीआरडीओ भी ऐसे रॉकेट विकसित कर रहा है जो 120 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य पर वार करने में सक्षम होंगे। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, कोशिश करते करते थक गया कतर, मध्यस्थता से हटा पीछे छोड़ दिया हमास का साथ। जी हाँ, गाजा के लिए संघर्ष विराम समझौते पर प्रगति की कमी से बढ़ती निराशा के बाद अब कतर ने हमास और इजराइल के बीच बढ़ते अपने प्रमुख मुख्य मध्यस्थता प्रयासों को निलंबित करने का फैसला किया है। हालांकि अन्य प्रमुख मध्यस्थ मिस्र के एक अधिकारी के अनुसार यदि दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंचने के लिए गंभीर राजनीतिक इच्छा दिखाते हैं तो कतर के प्रयासों में लौटने की अत्याधुनिक संभावना है। एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि इस निर्णय के बाद इजराइल और हमास के साथ साथ अमेरिका को भी सूचित कर दिया गया है। सूत्र ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप हमास का राजनीतिक कार्यालय अब कतर में अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा है। संघर्ष विराम समझौते पर प्रगति नहीं होने की हताशा बढ़ने के बाद यह घोषणा की गई। वहीं बता दें, हूतियों के आगे कबाड़ बना अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन मिसाइल से मार गिराया। भारत ने भी अरबों डॉलर में खरीदे 31 ड्रोन। जी हाँ, ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के नेवातिम एयर बेस को एक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। इसके अलावा ग्रुप की ओर से कहा गया है कि उसके यमन के अल ज़ौफ प्रांत के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया गया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरैया ने अल मसीरा टीवी पर प्रकाशित एक बयान में कहा कि गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के समर्थन में हमने नेवातिम एयरबेस की ओर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने दागी मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। हूती विद्रोहियों ने अब तक कई MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराए हैं और अमेरिका ने इस पर चुप्पी साध रखी है। ये वही ड्रोन है जिसके लिए भारत ने करीब $3.5 अरब की डील की है। जी हाँ, हूतियों के पास एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल 358 है जो इस ड्रोन को आसानी से मार गिरा सकती है। वहीं बता दें, पाकिस्तान दौरे के लिए BCCI को भारत सरकार से नहीं मिली क्या हरी झंडी? रिपोर्ट में हुआ बहुत बड़ा खुलासा। दोस्तों, भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर जाएगी या नहीं, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अब तक वेन्यू का ऐलान नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के में भारत के पाकिस्तान दौरे पर किए जाने की चर्चाएं हो रही है। इस बीच एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने ICC को इसकी सूचना दे दी है कि प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए भारत पड़ोसी मुल्क का दौरा नहीं करेगा। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने ICC को इस बात की जानकारी दे दी है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। BCCI को भारत सरकार से सलाह मिली है कि वो भारतीय टीम को पड़ोसी देश की यात्रा पर ना भेजे। तो वहीं आपको बता दें, ट्रंप को एक्स पर बधाई देने पर फंस गए पाकिस्तानी
पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पोस्ट करने के लिए वीपीएन का किया इस्तेमाल। पाकिस्तान में दोनों के दोनों ही थे बैन और दोनों ही चीजें यूज की है शहबाज शरीफ ने। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं नई अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ। शहबाज शरीफ के ट्रंप को दिए गए इस बधाई संदेश को लेकर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने देश में एक्स पर बैन लगा रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्होंने ट्रंप को बधाई देने के लिए वीपीएन बोले तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान में वीपीएन का इस्तेमाल भी गैर कानूनी है। एक यूजर ने उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि अगर पाखंड का कोई चेहरा होता है तो वो है शहबाज शरीफ, जहां सरकार खुद मिस्टेक कर रही है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारड़ ने एक्स पर इसी साल अप्रैल में अस्थायी यानी टेम्परेरी बैन लगाया था। तारड़ का कहना था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। ये प्रतिबंध अभी भी जारी है। दोस्तों, कितनी शर्मनाक बात है, देश में एक्स को बैन करके वीपीएन को बैन करके खुद एक्स पर चोरी छुपके पोस्ट डालते नजर आए हैं शहबाज शरीफ, जो दर्शाता है कि सरकार खुद गलतियां कर रही है तो फिर लोग क्या ही करेंगे। साथ ही साथ बता दें, कनाडा ने भारत को दे दिया बहुत बड़ा तगड़ा झटका। कूटनीतिक विवाद के बीच ट्रूडो सरकार ने चलाया ब्रह्मास्त्र। जी हां, कनाडा ने भारत के साथ कूटनीतिक विवाद के बीच बड़ा दाव चल दिया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने भारत से पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा को समाप्त कर दिया है। ये उपाय कनाडाई संस्थान में पढ़ने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रभावित करेंगे। हालांकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। कनाडा सरकार ने कहा है कि वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम पहल को तुरंत समाप्त कर रहा है। अब ऐसे में दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि आखिरकार छात्रों की कनाडा में रुचि कम हो जाएगी इस फैसले के बाद, और अन्य लोगों के लिए कनाडा वाकई में ब्लैक लिस्ट ही हो जाएगा। वहीं आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद कमला हैरिस को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। जी हाँ, रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। दोस्तों, अमेरिकी उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एसोसिएट जस्टिस नियुक्त किया जा सकता है। ये खुलासा दक्षिण कैरोलिना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की डेमोक्रेटिक सदस्य बकरी सेल्स ने किया है। दोस्तों, सेलर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद है। कमला हैरिस के पास डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री है। उन्होंने अभियोक्ता कार्यालय, मेयर कार्यालय और वकीलों के लिए काम किया है। उन्होंने 2011 और 2017 के बीच सैन फ्रांसिस्को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम किया है। तो वहीं बता दें, क्या आम लोग अब सेफ होंगे? मोदी जी, आप तो बस एक अडानी को सुरक्षित करने में लगे हैं। रेलवे कर्मी की मौत पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के बरौनी जंक्शन पर शंटिंग के दौरान रेलवे कर्मचारी की मौत को लेकर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने इस बयान पर रेल मंत्रालय पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने रेलवे की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी अडानी का नाम लेकर तंज कसा। कांग्रेस नेता ने इस हादसे को भयावह बताते हुए रेलवे की लापरवाही करार दिया। वहीं बता दें, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 4 आतंकी हैंडलरों की संपत्ति हुई कुर्ग। पाकिस्तान से चला रहे थे ये आतंकी गतिविधियां। जी हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी और उनके पारिस्थितिकी तंत्रों को नष्ट करने के अभियान को जारी रखते हुए शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में 4 कश्मीरी आतंकी हैंडलर की संपत्ति कुर्क कर दी। ये चारों आतंकी हैंडलर बीते 1 दशक से भी ज्यादा समय से पाकिस्तान में छिपे हुए हैं और वहीं से अपने स्थानीय नेटवर्क के जरिए घाटी में आतंकी गतिविधियों के साथ साथ नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के षड्यंत्र को चला रहे हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अटैच की गई संपत्ति में 9 कनाल 11 मरला जमीन है। इस संपत्ति की कीमत 10 करोड़ के आसपास बताई जा रही। दोस्तों, वहीं बता दें, पाकिस्तान को हथियारों से पाट रहे तुर्की के खलीफा एर्दोगान, भारत यूं ले सकता है बदला कैसे? बता दे, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ते सैन्य संबंध भारत के लिए एक संकट का सबब बनता जा रहा है। 21वीं सदी में भारत को पाकिस्तान और चीन का तो खतरा है ही, तुर्की भी इस बड़ी चुनौती इसमें बनता दिखाई दे रहा। मुस्तफा कमाल अतातुर्क के तुर्की की स्थापना के बाद अब रेसेप तैयब एर्दोगान देश के सबसे महत्वपूर्ण नेता बन चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एर्दोगान तानाशाही को बढ़ावा दे रहे हैं और दुनिया भर में राजनीतिक इस्लाम को बढ़ावा देने में जुट गए हैं। एर्दोगान खुद को इस्लामिक देशों का खलीफा बनाना चाहते हैं। तुर्की अपने इस वैचारिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने हथियारों के उद्योग को इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्की दुनिया में ड्रोन पावर हाउस के नाम से जाना जाता है और यूक्रेन से लेकर नागोर्नो काराबाख तक में तुर्की के ड्रोन कहर बरपा चुके हैं। तुर्की भारत के दुश्मन पाकिस्तान को किलर ड्रोन से लेकर घातक हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें, WHO प्रमुख की बहुत बड़ी चेतावनी, उत्तरी गाजा में मंडरा रहा अकाल का खतरा, मदद बढ़ाने का कर दिया आह्वान। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस
फोर्सेस ने चेतावनी दी है कि गाजा के उत्तरी क्षेत्र में अकाल का खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तुरंत मानवीय मदद नहीं भेजी जाती है तो यह संकट जल्द ही गंभीर रूप धारण कर सकता है। टेड्रोस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गहरी चिंता का विषय है। IPC इन्फो यानी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन ने चेतावनी दी है कि उत्तरी गाजा में अकाल का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने राहत प्रयासों को तत्काल बढ़ाने और मानवीय मदद खासकर भोजन और दवाइयों की सुरक्षित आपूर्ति पर जोर दिया। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन पर बैन की कर दी मांग। रैली में भक्तों के कत्लेआम की धमकी दी। इस्कॉन ने अब सुरक्षा भी मांगी है। जी हाँ, बांग्लादेश के चिटगांव में कट्टर इस्लामिक संगठन हिफाजत इस्लाम ने शुक्रवार की नमाज के बाद इस्कॉन के खिलाफ रैली निकाली। इसमें इस्कॉन भक्तों को पकड़ने और उनका कत्ल करने के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस्कॉन पर बैन नहीं लगाया गया तो वे आंदोलन करेंगे। उन्होंने 5 नवंबर को हजारी लेन इलाके की घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाने की मांग की। मुस्लिम व्यापारी के फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ यह विवाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुस्लिम व्यापारी उस्मान अली ने फेसबुक पर इस्कॉन को आतंकी संगठन कहा था। इससे हिंदू नाराज हो गए तो उन्होंने 5 नवंबर को चटगांव में हजारी लेन इलाके में उस्मान की दुकान के आगे विरोध प्रदर्शन किया। जी हाँ, आर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। इससे वे और भड़क गए। उसमें 12 पुलिस वाले और कई हिंदू घायल हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद रात में अचानक पुलिस और सेना हजारी लेन पहुंची और स्थानीय हिंदुओं को खूब पीटा। हजारी गली इलाके में करीब 25,000 लोग रहते हैं। इनमें 90% हिंदू हैं। वहीं इस्कॉन ने दावा किया है कि हजारी लेन की घटना में उनका हाथ नहीं है। उन्होंने अपने भक्तों की सुरक्षा की मांग की है। वहीं बता दें, मुंबई में महायुति पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने किया हमला। बीजेपी को बताया भारतीय जेब कतरा पार्टी। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक दूसरे पर वार पलटवार कम होता नजर नहीं आ रहा। इस बीच महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि देश के प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद कह रहे हैं कि अगर आप एकजुट रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, यह भारतीय जेब कतरा पार्टी है। यहाँ मराठी लोगों में गुस्सा है कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी तोड़ी गई, उनके तीर कमान की चोरी की गई, उनके विधायकों को चोरी कर लिया गया, शरद पवार की पार्टी तोड़ दी गई। ये सब कहते हुए दोस्तों इन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी ओर संभाजी नगर का जिक्र करके देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुन लो ओवैसी, किसी का बाप भी। पूरी बात बता दें, हाल ही में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपना 15 मिनट वाला पुराना भाषण दोहराया। इसके जवाब में शनिवार को बीजेपी का वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके बयान का पलटवार किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार ने शहर का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा, जिन्होंने बार बार अत्याचार के बावजूद हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। शहर में औरंगजेब का नाम नहीं हो सकता, ये नाम किसी के बाप द्वारा नहीं बदला जा सकता। तो वहीं बता दें, दूसरी ओर नांदेड़ में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहा दलित आदिवासी एकता के कारण समर्थन आधार खो रही है कांग्रेस। जी हाँ, महाराष्ट्र के चुनाव से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस राज्य के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने शनिवार को नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे महाराष्ट्र में महायुति और भाजपा के पक्ष में लहर है। आज देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है और देश की जनता जानती है कि भाजपा और उसके सहयोगी दल इसके लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जनता बार बार भाजपा और एनडीए सरकार को चुन रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आज मैं डबल ड्यूटी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मोदी के लिए मदद मांग रहा हूँ और दूसरा महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए। हरियाणा चुनाव में भाजपा को इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। अब महाराष्ट्र की जनता की बारी है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या महाराष्ट्र में बीजेपी अपना दमखम दिखा पाएगी? दोस्तों, क्या है आपका अनुमान, बताना मत भूलेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, केंद्रीय मंत्री का किसान नेताओं को बड़ा अल्टीमेटम। कहा चुनाव के बाद संपत्ति जमीन की करेंगे जांच। तो गर्मा गई सियासत। दरअसल केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शनिवार को किसान नेताओं की जमीन और अन्य संपत्तियों की जांच की मांग की। उन्होंने दावा किया कि उनमें से कई या तो आढ़तिया या चावल मिल के मालिक है। मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान नेताओं पर निशाना साधा और दावा किया कि आम किसान उनकी पार्टी के खिलाफ नहीं है। पंजाब में किसानों ने हाल ही में भाजपा और उसके नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और धान उठाने में देरी एवं डीएपी यानी डायमोनियम फास्फेट उर्वरक फर्टिलाइजर की कमी का आरोप लगाया। कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हाल ही में आरोप लगाया था कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में किसानों को उर्वरक के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ता है। बिट्टू ने मुक्तसर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों को इसके विरोध प्रदर्शन के लिए समय कहां से मिलता है, उन्हें मीडिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़
रहा है, इसके बाद वे गेहूं की बुवाई में व्यस्त हो जाएंगे। उनके पास समय कहां है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन करने वाले किसान नेता हैं। जी हां, अब उनकी हम जांच कराएंगे। जी हां, तो वहीं बता दें कांग्रेस ने अगर ग्रामीण भारत को प्राथमिकता दी होती तो आज कम गरीबी होती। गडकरी का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि अगर कांग्रेस ने ग्रामीण भारत को प्राथमिकता दी होती तो किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते और गाँव में गरीबी कम होती। गडकरी जी ने आरोप लगाया कि भारत के 75 साल के इतिहास में कांग्रेस ने कभी भी देश के ग्रामीण इलाकों के विकास को प्राथमिकता नहीं दी। गाँवों में ना सड़कें थी ना पीने का पानी था। गडकरी ने कहा कि वो किसी भी तरह के आरक्षण का विरोध नहीं करते, लेकिन राजनीति के लिए कभी भी धर्म और जाति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वहीं दोस्तों इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा दोस्तों। और लगे हाथ तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से